ट्वेल्थ का लेसन नंबर 1 पॉलिटिकल साइंस से। लेसन का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे वे थे जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा को संशोधित करते हुए एक भाषण दिया था और उस भाषण का नाम था टेस्ट विद डेस्टिनी। और अगला है, आज़ादी के समय किन बातों पर सबकी सहमति थी? जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो ऐसी कौन सी दो बातें थी जिस पर सबकी सहमति थी? पहली है, आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा, कि जो देश का शासन चलाना है वो लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा और सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। 15 अगस्त 1947 खुशी और गम का दिन था। जो 15 अगस्त 1947 थी, जो वे दिन था हमारे लिए खुशी और गम का दिन था। क्यों? क्योंकि खुशी का दिन तो इसलिए था उस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, और गम का दिन हमारे लिए इसलिए था क्योंकि उस दिन हम आज़ाद तो हुए थे परंतु विभाजन के साथ हुए थे, इसलिए हमारे लिए ये गम का दिन था। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि 15 अगस्त 1947 खुशी और गम का दिन था, यह किसने कहा, तो इसका उत्तर आएगा गांधी जी का ये कथन था। और राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां क्या थी? पहली चुनौती थी विविधता वाले देश को एकता के सूत्र में गढ़ने की। हमारा देश भारत है, इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, जैसे कि भाषा की विविधता है और पहनावे की विविधता है, सबका खान पान अलग है, बहुत सारी धर्म और जातियों के लोग रहते हैं। तो इनको एक सूत्र में ही बांधने की पहली चुनौती थी। और दूसरी थी लोकतंत्र कायम करने की। अब इतना बड़ा देश था या इतनी जनसंख्या थी, इनमें लोकतंत्र कायम कैसे किया जाए, दूसरी चुनौती ये थी। तीसरा, ऐसा विकास करना जिससे समूचे समाज का भला हो। इससे क्या मतलब है? इससे हमारा मतलब है कि समूचा समाज, मतलब कि गरीब हो कोई अमीर हो सबका भला हो, ऐसे कानून बनाने से। आज़ादी के तुरंत बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी। अब जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो ये तो चुनौतियाँ थी भाई, तो सबसे प्रमुख चुनौती जो थी ना वे थी राष्ट्र निर्माण की। जो राष्ट्र यानी कि देश बनाना, उसकी सबसे प्रमुख चुनौती थी। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? कि भारत में से मुस्लिम और हिंदुओं को अलग कर दिया जाए, मुसलमानों का एक अलग देश बना दिया जाए, ये थी द्विराष्ट्र सिद्धांत। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया और धार्मिक बहुसंख्या को विभाजन का आधार बनाया गया। जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे इलाके पाकिस्तान के भूभाग होंगे और शेष हिस्से भारत कहलाएंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उससे पहले हमारा देश क्या कहलाता था? ब्रिटिश इंडिया। और आज़ादी के बाद ये दो बन गए, एक तो भारत जिसमें आज हम रहते हैं, दूसरा पाकिस्तान। और ये का विभाजन हुआ था धार्मिक बहुसंख्यता के आधार पर। जिस इलाके में जो जिस भी कौम के लोग ज़्यादा रहते थे वे इलाका उन्हीं को सौंप दिया गया, जैसे पाकिस्तान मुसलमानों को सौंप दिया गया। अगला है, भारत विभाजन की प्रक्रिया के समय क्या क्या दिक्कतें आई? अब भारत का विभाजन हो रहा था तो उसके समय क्या क्या दिक्कतें आई? विभाजन के समय भी कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां मुसलमान बहुसंख्या हो, मतलब कि कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहां पे मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो। दूसरा है, मुस्लिम बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था। जो हर मुसलमान था वे पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं था, वे नहीं चाहता था कि हम पाकिस्तान में जाए। तीसरा क्या था? मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक हिस्से बहुल संख्यक गैर मुसलमान आबादी वाले भी थे। अब ये तो हो गया कि पूरे जो राज्य है उसमें मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है, परंतु राज्य में भी कोई शहर होते थे उनमें जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या ज़्यादा होती थी। ठीक है, तो ये भी तीसरी चुनौती थी। तीसरा था, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक वे होते हैं जिस भी जहाँ पे कम जनसंख्या जिस कौम की होती है वे अल्पसंख्यक कहलाते हैं। कौम यानी कि जाति धर्म के लोग। अगला है, विभाजन के परिणाम। जो विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, उसके क्या क्या परिणाम रहे थे? सांप्रदायिक दंगे हुए थे, लोगों को बेरहमी से मारा गया। सांप्रदायिक मतलब कि जो हिंदू थे और मुसलमान थे उनके बीच में दंगे हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए और लोगों को बेरहमी से मारा गया। जो अलग अलग समुदाय के लोग थे उन्होंने आपस में धर्म के नाम पर लोगों को बेरहमी से मारा। ऐसा ही तो जो
अल्पसंख्यक थे उनको अस्थायी तौर पर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी, और जो अल्पसंख्यकों की जो महिलाएं थी, औरतों थी, उनको अब अगवा कर लिया गया और ज़बरदस्ती उनके साथ शादियां की गई थी। और 80 लाख लोग का विस्थापन हुआ था विभाजन के समय, और 5 से 10 लाख लोग मारे गए थे। 1951 के वक्त भारत में 15% मुसलमान थे। जब 1951 में जब जनगणना हुई थी तो उसमें पता चला कि 12% मुसलमान अभी भारत में है। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। जो ब्रिटिश इंडिया था वे दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देशी रजवाड़ी। ब्रिटिश प्रभुत्व क्या है? ब्रिटिश प्रभुत्व वे प्रांत थे जहाँ पे जो ब्रिटिश सरकार है वे सीधा ही अपना शासन करती थी, और देशी रजवाड़े वे थे जो यहाँ के राजा थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अगला है ब्रिटिश शासन की घोषणा के अनुसार रजवाड़ों के सामने क्या क्या विकल्प थे। ब्रिटिश सरकार ने ये कह दिया कि रजवाड़े अब भारत जो ब्रिटिश प्रभुत्व है उसके साथ साथ देशी रजवाड़े भी स्वतंत्र है। तो उसके साथ जो देशी रजवाड़ों के सामने क्या क्या विकल्प थे, रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत और पाकिस्तान में शामिल हो जाए। उनके पास ये विकल्प था कि वे चाहे भारत में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए। और तीसरा विकल्प यह था कि वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखे या अपना एक अलग देश बना ले। और रजवाड़े की संख्या उस समय कितनी थी? 565। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपकी और कोई भी क्वेरी हो तो आप डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।